हमारा आज है हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला है दही वाली मगम्मा। इसका पहला क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा पाठ का लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्ती बेंटेंस आयंगर। श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1851 ईस्वी में हुआ था, 91 में। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार का नाटक में हुआ था। दही वाली मगम्मा पाठ का अनुवादक कौन है? B.R. नारायण। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। मगम्मा का विवाद किससे था? बहू से। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़। और मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? पोते के लिए। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो अवलूर के पास के गांव की। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? मजबूरी से। और अमराइन का कुआं कहाँ था? रास्ते में। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो बेंगलोर। और क्यों री राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा किसने कहा था? मगम्मा ने। और नजम्मा कौन थी? उसकी बहू। और रंगरप्पा कौन था? जुआरी। मगम्मा अपना पैसा किसके पास से जमा करती थी? माँ जी के पास। मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? रंगरप्पा ने। मगम्मा से कर्जा कौन मांग रहा था? रंगरप्पा। अगला है घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? मगम्मा ने। मगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाए थे? तो मखमल के। और मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? 8 रुपया। और मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया था? दही वाली मगम्मा का। दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन है? तो मगम्मा। अगला है दूसरा चैप्टर हमारा ढहते विश्वास। इसका ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है? तो सतकोड़ी। और सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? उड़िया का। सतकोड़ी होता का जन्म कब हुआ है? तो 29 अक्टूबर 1929 को। सतकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था? मयूराभंज उड़िया में। और किस लेखक के एक दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुके थे? सतकोड़ी होता का ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कोलकाता में। लक्ष्मी के पूर्वजों लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए थे? 1 बीघा। लक्ष्मी के ससुराल कहाँ लक्ष्मी के ससुराल लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? तो बांध में काम करते हुए। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? तो देवी बांध के नीचे। ढहते विश्वास कहानी में किस का प्रकोप दिखाया गया है? बाढ़ का। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत। महाराज यायित केसरी ने किस शहर
को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे। तो भुवनेश्वर शहर को लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी के गांव का लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? गुनीद है। और बाढ़ आने के खबर सबसे पहले किसे बतानी थी? तो सरपंच साहब को। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? 4। लक्ष्मी के कितने बेटियां थी? 2। ढाहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया है? तो उड़ीसा को। और ढाहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा है? चंद्र, शिव शंकर, मकार सभी। अगला है स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? गुनीद ने। लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? तो ढाहते विश्वास का। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? ढाहते विश्वास में। ढाहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? उड़िया में। बड़ी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बांध के दलई बांध की। अगला लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुला कर कहाँ गई थी? तो गुहाला में। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेले थी? लक्ष्मी। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी? लक्ष्मी। अगला है तीसरा हमारा चैप्टर है माँ। पहला है माँ कहानी का लेखक ईश्वर पेटलिकार। ईश्वर पेटलिकार किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? गुजराती। माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? गुजराती में। माँ कहानी का अनुवादक गोपाल दास नागर। और माँ कहानी के प्रमुख पात्र मंगू है। और मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी है। मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? 4। मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थे? 3। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मो। और कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी? माँ। और माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? गौशाला की। मंगू के गांव में कौन दूसरी पागल लड़की पागल हो गई थी? वो कुसुम। किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? माँ ने। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो अगहन का। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलिकार का। अदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, या किसने कहा था? मेट्रेन ने। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र
पत्र लिखकर बुलाया तो बड़े पुत्र को मंगू कब से पागल था। जन्म से ही पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। कमरे में बंद कर मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था। तो मजिस्ट्रेट का माँ को कितनी पुत्रियां थी? 2। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, या किसने कहा था? माँ ने। मंगू की याद में कौन पागल हो गई थी? माँ। मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी से ले जाया गया? तो बैलगाड़ी से। मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ घर वापस कब आई थी? तो 10:45 में और 11:15 बजे। यानी अगला चौथा चैप्टर है हमारा नगर कहानी का लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराज। सुजाता का जन्म कब हुआ? 3 मई 1935 को। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु में। नगर कहानी के अनुवादक KM जमुना। और नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल से। किस लेखक के 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी थी? सुजाता का। बुंदेलखंड की दूसरी राजधानी का मेंदुरा। नगर कहानी का प्रमुख पात्र पपत्ती किसकी पुत्री थी? बाली अम्मा की। बाली अम्मा को इलाज के लिए पपत्ती को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया था? मेंदुरा। बाली अम्मा के गांव का नाम क्या था? मुन्नेदीप पट्टी। अगला पपत्ती किस रोग से ग्रसित थी? मेनिंजाइटिस। और किसके कहने पर भी पपत्ती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई? बड़े डॉक्टर के लिए। अगला बड़े डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़कर आए थे? ब्रिटेन से। हेड नर्स का नाम क्या था? मिराड। बाली अम्मा के बेटी को लेकर सुबह कितने बजे बुलाया गया? तो सुबह 7:30 में। बाली अम्मा को कितने नंबर कमरे में भेजा गया? 48 नंबर। पपत्ती को लेकर माँ किस रंग के रिक्शे में वापस आई? पीले रंग के। पपत्ती के लिए बाली अम्मा ने किस मंदिर में पपत्ती को लेकर बाली अम्मा ने किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो विदेशीश्वर मंदिर में। तुलनात्मक व्याकरण की रचना है? सुजाता की। पहले दिन पपत्ती को क्या हुआ? बुखार। पपत्ती किस पर लेटी हुई थी? स्टेज पर। पपत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। पपत्ती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। आई वाट दैट गॉट एडमिट नॉट। ऐसा किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा से। बाली अम्मा से
कहाँ के डॉक्टर ने पपत्ती को लेकर मैदुरा जाने को कहा था? तो गाँव के लाइन में खड़े होकर कौन अपने मृत पति को कोस रही थी? बाली अम्मा। पहला 5वां हमारा चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी इस पाठ का लेखक सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी या किस भाषा में अनुदित है? राजस्थानी में। सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी कहानी के अनुवादक कौन है? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी इस बात का मुख्य पात्र कौन है? सीता। सीता के कितने पुत्र थे? 3। सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश, सीता के छोटे लड़के का नाम बिरजू। और कौन अपना काल ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई थी? सीता। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? सीता को। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 50 रुपया। किस दिन सीता को लगा कि लपसी बिल्कुल फीकी है? नहारसी वाले दिन। सीता रुआसी क्यों हो गई थी? अपने काल ओढ़ना देखकर। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और एक माँ की से कहानी की पंक्ति है। धरती कब तक घूमेगी 3 बेटे की माँ कौन थी? सीता। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है या सामाजिक? एक दिन घर छोड़कर कौन चली गई? सीता। सीता को रसमलाई किसने खिलाई थी? भावरी ने। सीता को दाल के हलवा किसने खिलाया? राधा ने। कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा। नारायण की पत्नी कौन थी? भावरी। बिरजू की पत्नी कौन थी? पुष्पा। रोटी दो का खेल किस कहानी में बच्चे खेलते हैं? तो धरती कब तक घूमेगी। माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी? आज दोपहर से। यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा था? कैलाश ने। कौन अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी? सीता। किस कहानी में रोटी का सवाल है? धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने। अगला हमारा चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा की कौन सी विधा है या निबंध? श्रम विभाजन और जाति प्रथा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में। बाबा साहेब 91 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश महुआ में। अगला है भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। मानव मुक्ति के विरोध किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए? तो बड़ौदा नरेश। भीमराव अम्बेडकर
भीमराव अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। बुद्धिस्ट एवं कम्युनिज्म का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। बुद्ध एंड ही धम्म का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला है बाबा साहेब अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुए? 21 खंडों में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अंबेडकर के किस भाषा से लिया गया था? तो एनहेल्स ऑफ कास्ट। बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनहेल्स ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किए थे? तो ललाई सिंह यादव ने। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा था और जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? कार्यकुशलता के लिए। भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? भीमराव अंबेडकर। सच्चे लोकतंत्र में कौन भाईचारा होनी चाहिए? मतलब कैसी भाईचारा होनी चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण जैसी। अगला हमारा चैप्टर 20 के दांत या एक कहानी है। पहला इसका क्वेश्चन है मतलब 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है? तो यह एक कहानी है। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ? पटना के बंदरगाह घाट में। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूली की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। किस विश्वविद्यालय से नलिन बिलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी एमए किए थे? तो पटना विश्वविद्यालय से। अगला है साहित्य का इतिहास दर्शन की रचना है। नलिन बिलोचन शर्मा जी के 20 के दांत कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। 20 के दांत कहानी किसके के अनेक विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के सेन साहब की कार किस रंग की थी? काले रंग के। सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी? 7500 रुपये। अगला है सेन साहब के यहाँ गिरधा लाल क्या था? किरानी। सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? कासू या खोखा। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर या बिजनेसमैन। और घर के बनाए सभी मामलों में कौन अपवाद था? कासू या खोखा। सेन साहब अपनी पुत्रियों को मानते थे कठपुतली। मदन किसका पुत्र था? गिरधा लाल का। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2। मदन और कासू के बीच किस खेल को लेकर विवाद हुआ था? लट्टू का खेल लेकर। सेन साहब के ड्राइवर ने किसे धक्का दिया था? मदन को। अगला
बगल के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में दर्शाया गया है। 20 के दांत में ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। किसने कहा था? सेन साहब ने। मदन के लिए क्या खाना मामूली थी तो मार। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? खोखा। किसके अनुसार सेन साहब सिद्धांतों को भी बदल दिए थे? खोखा के अनुसार। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? सेन साहब का। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? मूर्ख थी। अगला तीसरा हमारा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें पाठ के कौन सी विधा है? यह एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखे पाठ का लेखक मैक्स मुलर। भारत का पूरा नाम अगला है मैक्स मुलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर था। अगला है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? 4 वर्ष के। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? बेहलेम मुलर। और मैक्स मुलर ने किस देश को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण बताया है? तो भारत को। अगला मैक्स मुलर ने किस आयु में लीपाइंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन आरंभ किया था? 18 वर्ष में। कंठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा के अनुवादन किसने किया था? मैक्स मुलर ने। मेघदूत का जर्मन भाषा का अनुवादन किसने किया था? मैक्स मुलर ने। स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांत कहा था? मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांत कहा था? स्वामी विवेकानंद को। महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि दी थी? मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर ने किसकी नाइट की उपाधि को अस्वीकार किया? तो महारानी विक्टोरिया के। मैक्स मुलर का निधन कब हो गया? तो 28 अक्टूबर 1900 को। अगला है भारत से हम क्या सीखे? यह भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ग्रामीण भारत में। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दार्सी नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो वारन हेस्टिंग को। अगला निवृत्त विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। अगला है सर विलियम जॉनसन समुद्र यात्रा करते भारत कब पहुँचे थे? तो 1783 में स्थित में। अगला है दार्सी नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारन हेस्टिंग को। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? नीति कथा। अगला है यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? तो संस्कृत भाषा साहित्य। सबसे पुरानी भाषा कौन है? संस्कृत। अगला चित्र हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह पाठ की
कौन सी विधा है? तो यह एक ललित निबंध है। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? छपरा वालिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1979 दिल्ली में हुई थी। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आलोक पर्व किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बनभट्ट के आत्मकथा किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आलोक पर्व पर। अगला है बढ़ते नाखूनों हमें किसकी याद दिलाती है? तो पाशवी वृत्ति के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? उसकी छोटी लड़की ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह निबंध किस ग्रंथ से लिया गया है? तो द्विवेदी ग्रंथवली से। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ्य से है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस देश के लोग बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? तो गोंड देश के लोग। अगला है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? नाखूनों को। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? कालिदास ने। दधीच मुनि का हड्डी से क्या बनता है? इंद्र का ब्रज किस से बना है? दधीच मुनि की हड्डी से। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? आन जान स्मृतियों को। नाखूनों का बढ़ना किस प्राणी का? मनुष्य के आधे सहज वृत्ति के। अगला चैप्टर हमारा 5वां नागरी लिपि पाठ की कौन सी विधा है? निबंध। नागरी लिपि पाठ का लेखक गुणांकर मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी को। अगला है गुणांकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? अमरावती महाराष्ट्र में। गुणांकर मूल्य जी का निधन कब हुआ था? 2009 को। अगला है खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान का इतिहास इत्यादि किनकी रचना है? गुणांकर मूल्य की। किसकी 2500 से अधिक तथा 30 पुस्तकें का प्रकाशन हो चुका है? तो गुणांकर मूल्य की। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? गुणांकर मूल्य की। प्राचीन भारत में महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? गुणांकर मूल्य के। अगला मेंडलीफ महान वैज्ञानिक। सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र, लोग, भारतीय लिपियों के कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय इत्यादि किनकी रचना है? गुणांकर मूल्य की। नागरी लिपि पाठ गुणांकर मूल्य के किस पुस्तक से ली गई है? तो भारतीय लिपि की कहानी से। अगला है देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेखक कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दक्षिण भारत से। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा में बोली जाती है? तो देवनागरी लिपि। 15वीं शताब्दी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया था? तो नंदी नागरी लिपि। अगला है दोहा कोश किसकी रचना है? सरहापाद की। अगला है रामायण के रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं दक्षिण भारत की है। अगला हिंदी के आदि कवि हैं
बाद अगला है नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगे थे? 19वीं शताब्दी से। अगला है भारत में बेताम दान पात्र किस समय का है? 1020 ईस्वी। अगला है विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि में है? नंदी नागरी लिपि में। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो धारा नगरी के। अगला है करीब कितने वर्ष पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने हैं? 2 सदी पहले केरल के शासकों ने अपने सिक्के पर देवनागरी लिपि में क्या लिखवाया था? तो बिरकेलस से। अगला छठा चैप्टर हमारा बहादुर पाठ कौन सी विधा है? यह एक कहानी है। बहादुर पाठ का लेखक अमरकांत जी का जन्म 19 जुलाई 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? नगर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किसकी कहानी डिपिक्ट कलेक्टिव से पुरस्कारित किया गया था? तो अमरकांत जी को जिंदगी और जो कि किसकी रचना? अमरकांत की। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि किसकी रचना है? अमरकांत की। लेखक के लड़के का नाम क्या था? किशोर। लेखक की पत्नी का नाम क्या था? निर्मला। बहादुर ने किसे पीटा था? भैंस को। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास आई थी? माँ के पास। बहादुर अपने घर से कितने रुपये लेकर भागा? 2 रुपये। अपनी माँ से मार खाकर बहादुर कहाँ छुप गया था? झाड़ियों में। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया? लेखक के साला। बहादुर लेखक के यहाँ क्या था? नौकर। बहादुर का उम्र कितना था? 12 वर्ष। बहादुर किशोर से मार खाकर क्या किया? चुपचाप कोने में खड़ा हो गया। आगे है सोवियत संघ के लोगों हिटलर के विरुद्ध संग्राम को क्या कहते हैं? तो ये अलग है। अला बहादुर पर रिश्तेदार ने कौन सा इल्ज़ाम लगाया? चोरी का। बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगे? 11 रुपये। बहादुर लेखक को क्या कहता था? बाबूजी। बहादुर के हाथ से क्या गिरकर टूट गया था? सिलवट। बहादुर के क्या नहीं बनाने पर निर्मला ने उसे पीटा? रोटी। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। बहादुर का पूरा नाम? दिल बहादुर। बहादुर अपने घर से क्यों भागा? माँ के मारने के कारण। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का। अगला 7वां चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। पाठ के कौन सी विधा है? यह निबंध परंपरा के मूल्यांकन पाठ के निबंधकार कौन है? तो रामविलास शर्मा। रामविलास
रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। रामविलास शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव, उत्तर प्रदेश के उचगांव सानी में। अगला, रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यापक रहे? तो लखनऊ विश्वविद्यालय। रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में रहे? तो आगरा विश्वविद्यालय। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ? तो 30 मई 2000 में दिल्ली में निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? रामविलास शर्मा जी की। रामविलास शर्मा को किस कृत्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली थी? तो निराला की साहित्य साधना के लिए। भारत तेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनके युग भाषाओं और सामाजिक इत्यादि लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। भौतिकवाद का अर्थ एवं भाग्यवाद नहीं है। यह किस निबंध की पंक्ति है? परंपरा का मूल्यांकन का। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। अगला है, जारशाही कहाँ स्थित है? रूस में। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक। अगला है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा रहा? विच्छिन्न और अविच्छिन्न। अगला है, साहित्य के परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो सामाजिक व्यवस्था में। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय आगे, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो 1949 से लेकर 1953 तक। सामाजिक विकास के क्रम में समांती सभ्यता के अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता में। अगला है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध द्वंद्वात्मक है। अगला है, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको है? रामविलास शर्मा को। अगला है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? हिटलर ने। मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है। अगला, सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं? तो महाराष्ट्रीय संग्राम। आश्मित का क्या अर्थ है? पहचान। अगला है, चैप्टर है, जीत जीत में निरखत हूँ या जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की कौन सी विधा है? साक्षात्कार। जीत जीत में मैं निरखत हूँ पाठ के रचनाकार पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था? 9.5 वर्ष के। पंडित बिरजू महाराज का चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? पिताजी। पंडित बिरजू महाराज अपना जल किसे मानते थे? अम्मा को। जज होगा।
पंडित बिरजू महाराज अपना जज किसे मानते थे? अम्मा को। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी आयु कितनी वर्ष थी? 27 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज खुद को किनके शागिर्द मानते थे? तो पिताजी के। पंडित बिरजू महाराज किसके पर्याप्त माने जाते हैं? नृत्य के। पंडित बिरजू महाराज के नृत्य की शैली कौन सी है? कथा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस पीढ़ी में हुआ था? तो शताब्दी पीढ़ी में। पंडित बिरजू महाराज की कितनी बहनें थीं? 3। पंडित बिरजू महाराज की सबसे छोटी बहन उससे कितने वर्ष बड़ी थी? 8 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज की सबसे बड़ी बहन उसे कितने वर्ष बड़ी थी? तो 15 वर्ष बड़ी थी। पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती लेकर कौन आए थे? तो कपिल जी। पंडित बिरजू महाराज ने अंतिम बार अपने पिताजी के साथ कहाँ प्रोग्राम किया था? तो मैनपुरी। पंडित बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके अपने पिताजी की तैरावी करवाए थे? तो 2 प्रोग्राम करके। पंडित बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम पर कितने रुपये कमाए थे? 500 रुपये। पंडित बिरजू किसे अपना सारथी मानते थे? तो सरस्वती को। अगला है, बिरजू महाराज को तमिल किसने दी? बाबूजी ने। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कथक को। अगला है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में। शंभू महाराज कौन है? चाचा। हलकारों के अर्थ होता है संदेहवाहक। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था झुमकलाल। अगला, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? लखनऊ। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से। और बिरजू महाराज कितने रुपये नजरान देखकर अपने गुरु पिताजी के कांड बनवाया था? तो 500। शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। अगला चैप्टर है 9वां है हमारा चैप्टर अभिनव पाठ की कौन सी विधा है? तो यह ललित रचना। अभिनव का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य प्रदेश के। अशोक वाजपेयी के माता और पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने अपने प्रारंभिक भी शिक्षा कहाँ शुरू की? तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में। अशोक वाजपेयी में MA कहाँ से किया? तो दिल्ली से।
किसके लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादक कृतियां प्रकाशित हैं। तो अशोक वाजपेयी के एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी के तत्पुरुष कहीं नहीं तो वहीं थोड़ी सी जगह इत्यादि किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी के एवेन्यू कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में। एवेन्यू क्या है? दक्षिण फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ। अगला, लेखक कितने वर्ष पहले एवेन्यू गए थे? तो 10 वर्ष पहले लेखक एवेन्यू में कितने दिन रुके? 19 दिन। लेखक ने 19 दिन के प्रवास में एवेन्यू में कितने कविताएं और गद्य लिखे थे? तो 35 कविताएं और 27 गद्य लिखे थे। फ्रांस का एक प्रमुख काल केंद्र रहा है एवेन्यू। रोन नदी के दूसरी ओर बसा एक छोटा सा शहर कौन था? तो विलानाव। अगला है विलनाव एक छोटा सा गांव है। अशोक वाजपेयी एवेन्यू साथ ले गए थे, एवेन्यू ले गए थे तो हिंदी के टाइपर, कुछ पुस्तकें, कुछ संगीत के टिप्स। अगला है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक किसका धार्मिक उपयोग रहा है? तो लाल शत्रुंज का। अगला है ला शत्रुंज क्या था? तो ईसाई मठ। पिकासो की कृति का नाम है तो मादामोजेल द एवेन्यू। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है एवेन्यू। प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कौन समारोह आयोजित होता है? तो रंग समारोह। विलानावा और एवेन्यू के बीच कौन सी नदी है? रोन नदी। एवेन्यू क्या है? ईसाई मठ। एवेन्यू में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अति यथार्थवादी कवि आदर वृत्त, रेनसॉल और पॉल एलू और सभी। अशोक वाजपेयी के ललित रचना एवेन्यू है। एवेन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? पुराना। लेखक एवेन्यू किस लिए गए थे? रंग समारोह में भाग लेने के लिए। पिटरब्रूक का विवाद प्रस्ताव महाभारत पहला कहाँ प्रस्तुत किए जाने वाला था? तो एवेन्यू। लाल शत्रुंजा को किसने बनवाया था? तो फ्रेंच शासकों ने काथूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ ला शत्रुंजा। अगला है जारशाही कहाँ है? रूस में। एवेन्यू किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर। अशोक वाजपेयी को नदी किनारे किसकी कविता याद आती है? विनोद कुमार शुक्ला जी की। अगला है अशोक वाजपेयी नदी की तुलना किससे करते हैं? कविता से। अशोक वाजपेयी को नदी और नदी के किनारे विनोद कुमार शुक्ला की याद सी कविता याद
कौन सी कविता याद आती है? तो नदी चेहरे लोगों के। अगला वाला चैप्टर है 10वां मछली। यह एक कहानी है। इसका क्वेश्चन है मछली पाठ की कौन सी विधा है? कहानी है मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937 में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। नौकरी नौकर की कमीज किसकी उपन्यास है? विनोद कुमार शुक्ल की। अगला पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय किसके 2 प्रसिद्ध कहानी है? विनोद कुमार शुक्ल जी का। विनोद कुमार शुक्ल के रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिले थे? तो 1957 में 97। अगला विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिले? 1990 में। मछली कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? महाविद्यालय से। लेखक के घर मछली कौन खाता है? उसके पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ लाई थी? 3। पिताजी द्वारा बाजार से लाई गई 3 मछलियाँ में कितनी मछलियाँ मरी थी? 1 मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? माँ ने। मछली को कौन काट रहा था? भग्गू। मछली छूते हुए कौन मछली छूते हुए कौन हिचक रहा था? संतू। बच्चे मछली लेकर कहाँ घुस गए? तो पतली गली में। बच्चे के मन में मछली के प्रति क्या अभिलाषा थी? 1 मछली को कुएं में छोड़कर बड़ा करने की। किसने कहा था मरी हुई मछली के आँखों में परछाइयाँ नहीं दिखती? दीदी ने। मछली की तरह कौन तड़प रही थी? दीदी। मछली कहानी दीदी का प्रेमी कौन था? नरेन। पिताजी ने भग्गू से किसके हाथ तोड़ने के लिए कहा? नरेन का। अरे कहता हुआ संतू के पीछे कौन भागा? भग्गू। मोहार नदी शहर से कितनी है? 3 मील। घर में कौन हल्की हल्की सिसकियाँ ले रही थी? दीदी। पूरे घर में कैसे गंध रही थी? तो मछलियों की। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्यम वर्ग का। खरीदे गए मछली में कितनी मछलियाँ जिंदा थी? 2। पिताजी किसके नज़र में पिताजी किसके नज़र में थे? तो उत्तर नरेंद्र से। पिताजी किससे नाराज थे? नरेंद्र से। अगला संतू किस कहानी का पात्र है? मछली का। परिवार के
के किस सदस्यों ने मछली जैसे सामान्यता दिखाई पड़ी दीदी मछली महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह की इसकी रचना है विनोद कुमार शुक्ल की। मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में छोड़ने के लिए। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे। अगला चैप्टर है नौबत खान में इबादत पाठ्य की कौन सी विधा? तो व्यक्तिगत चित्र। नौबत खान में इबादत पाठ्य के लेखक यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 में। यतेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। यतेंद्र मिश्र ने हिंदी भाषा और साहित्य में MA किस विश्वविद्यालय से किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस लेखक को राजीव गांधी एकता पुरस्कार राज पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सामान्य पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया था? यतेंद्र मिश्र। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यह बिहार के डुमराव में 1916 ईस्वी में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां के परदादा कौन थे? तो उस्ताद सालार हुसैन। सुशेर वाद्ययंत्रों में शाह की उपाधि किसे है? तो शहनाई को। अगला बिस्मिल्लाह खां नमाज में क्या मांगते थे? मालिक एक सुर वक्त दो। अगला है बिस्मिल्लाह खां के साथ मुस्लिम धर्म का कौन सा पर्व जुड़ा हुआ है? मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां जब भी प्रोग्राम करने तो किस ओर करके शहनाई बजाते थे? तो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर। संस्कृत की पाठशाला काशी। बिस्मिल्लाह खां का मतलब। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। बिस्मिल्लाह खां को मिल चुका है तो भारत रत्न। बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक। अगला है कौन सा शहर आज भी संगीत के स्वर पर जागती है? काशी। कहाँ मरने पर भी मंगल माना जाता है? काशी में। किस व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कार और भारत रत्न से नवाज भारत रत्न से नवाजा गया था? बिस्मिल्लाह खां को। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां। इबादत का अर्थ है उपासना। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई
फटासुर ना बख्शे लुंगियाँ का क्या आज फटी तो कल सिल जाएगी। उपयुक्त कथा किसका है? बिस्मिल्लाह खां का। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठा काशी में। अगला नौबत खाने का अर्थ क्या है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। नौबत खान में इबादत पाठ में लेखक ने किन का व्यक्तिगत चित्रण प्रस्तुत किया है? बिस्मिल्लाह खां का। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन या अमरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था? तो पुराना बालाजी मंदिर। 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर कमरुद्दीन कहाँ आए थे? काशी में। शहनाई बजाने के लिए किस का प्रयोग होता है? तो रीड, नारकट का और रसूलन बाई या गायिका। और बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाम हुसैन कहाँ के निवासी थे? डुमराव के। अमरुद्दीन या कमरुद्दीन किसका नाम था? बिस्मिल्लाह खां का। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नड़ी होती है को क्या कहते हैं? नय। यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार के कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? तो यार जुलाहे के नाम से। अगला चैप्टर है बर्मा हमारा शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति पाठ की कौन सी विधा है? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी के माताजी का नाम क्या था? पुतली बाई। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? पोरबंदर और उसके आसपास से। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कब और कहाँ गए थे? तो 4 दिसंबर 1880 ईस्वी को लंदन यूनिवर्सिटी से। महात्मा गांधी का विवाह के साथ हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो 1893 से लेकर 1914 तक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 1915 में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ ठाकुर टैगोर को किस उपाधि दी थी? तो बापू की। अगला हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग आदि किसके पुस्तक थे? गांधी जी के। हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं किसकी है? गांधी जी का। अगला गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में। अगला गांधी जी की स्मृति एवं हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अहिंसा दिवस। बापू कहकर
कृतज्ञ राष्ट्र किन्हें याद करता है? महात्मा गांधी जी को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पालन प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। आगे है महात्मा गांधी के अनुसार उदास हुआ बढ़िया शिक्षा क्या है? तो जो अहिंसक भी प्रतिरोध हो। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो हृदय की शिक्षा। कौन चाहते थे कि सभी घरों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? गांधी जी शेक्सपियर की भाषा के कवि। अंग्रेजी। अगला है टॉलस्टॉय कौन थे? रूसी लेखक। मेरे धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो शिक्षा और संस्कृति से।